ओके माय लिसनर्स, आ चुके हैं आप लोगों के लिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि आशी जो उन्हीं गाड़ियों का पीछा कर रही थी, वो अपनी गाड़ी बहुत रफ्तार से बढ़ा रही थी, मगर आगे उसे वो सारी गाड़ियाँ कहीं भी नज़र नहीं आती। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो गाड़ियाँ कभी आशी के सामने आई ही नहीं थी। आशी जो लगातार आगे बढ़ती जा रही थी, काव्या तो उसे रोकने की कोशिश भी कर रही थी, मगर आशी कहाँ किसी की मानने वालों में से थी। अब तो वो शहर के पास भी आ चुकी थी, जिसकी वजह से उसे अब वो गाड़ियाँ नज़र आना तो और ज़्यादा मुश्किल हो गई थी, क्योंकि आसपास बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही थी। आखिर गई तो गई कहाँ सारी की सारी गाड़ियाँ? ऐसे कहाँ गायब हो सकती हैं? इतनी सारी थी, पता तो चलना चाहिए उसमें है कौन। काव्या जो कहती है, तू क्या जर्नलिस्ट है जो तुझे अगले दिन पेपर में छापना है कि कौन था उसके अंदर? अरे ठीक है, चले गए तो चले गए ना, भगवान की वजह से हम बच गए, लेकिन अब अगर हम खुद ही मौत के कुएं में जाकर के घुसेंगे तो ऑब्वियसली अब हम नहीं बचेंगे। आशी जो आगे कुछ कहने वाली होती है कि तभी उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आना शुरू हो जाता है। आशी जो फ़ोन चेक करते हुए देखती है तो ये पीए का कॉल था, आर्यांश के पीए का। आशी आशी जो तुरंत ही फ़ोन पिक कर लेती है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, हेलो मैम। इस तरफ से आशी थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हुए कहती है, हेलो हाय बाय टाटा बाद में करना। अभी ये बताओ, मंत्री जी हैं कहाँ इस वक्त? शाश्वत जैसे ही सुनता है वो आशी को समझाते हुए कहता है, मैडम आप जिस जगह पर इस वक्त खड़ी है ना, उससे बस थोड़ा सा सामने आइए और फिर लेफ्ट घूम जाइए, आपको पता चल जाएगा कि मंत्री जी कहाँ पर है। आशी जो कहते हैं, पर आपने तो हमें मंत्री जी के मेंशन में बुलाया था। दूसरी तरफ से शाश्वत जो कहता है, अब मैम वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी, एक्चुअली मेंशन से आपको हम यहीं लाने वाले थे, अच्छा हुआ कि आप इधर ही आ गई। आशी जो कहती है, आप मुझे इस वक्त देख पा रहे हैं? शा- शाश्वत जो थोड़ा धीरे से मन में ही कहता है, वैसे तो आर्यांश सर की नज़र हमेशा आप पर बनी ही रहती है। आशी जो कहती है, कुछ कहा आपने? शाश्वत जो कुछ सोच से बाहर आते हुए कहता है, जी वो नहीं, एक्चुअली अभी हम आपकी कार के ठीक पीछे ही खड़े हैं, तो इसीलिए आपको देख लिया मैडम। आशी जब विंडो से निकलकर बाहर देखती है तो पीछे शाश्वत की गाड़ी खड़ी थी। आशी जो झटके से दरवाज़ा खोलती है और बाहर आते हुए कहती है, बाहर आइए। और ये वो फ़ोन पे ही चिल्ला रही थी। शाश्वत भी तुरंत ही गाड़ी से उतरते हुए कहता है, जी मैडम, क्या हो गया मैडम? आशी जो कहती है, ये गाड़ी आप मेरे पीछे पीछे क्यों घुमा रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे थे? शाश्वत जो अपना सर नाम हिलाते हुए कहता है, मैडम मैं आपको क्यों फॉलो करूँगा, वो तो बस हमारी गाड़ी यहीं पर स्टैंड थी, तो हम बस अपनी गाड़ी में आ रहे थे, कुछ काम था मैडम, तो तभी देखा कि आप भी यहीं पर खड़ी हैं, तो हमने सोचा कि आपको बता दें। आशी जो कहती है, हमने तो तुम्हें नहीं देखा गाड़ी की तरफ आते हुए, ज़्यादा नाटक नहीं करो तुम। कि तभी पीछे से काव्या आते हुए कहती है, क्या कर रही, यहाँ पर झगड़ा करना शुरू कर दी तू? तमीज़ से बात कर ले, पिए हैं ये। आशी कहती है, तमीज़ से ही कर रही हूँ, इसीलिए अभी तक सामने ठीक ठाक खड़ा है, वरना बता दी इसे। और ये बोल करके वो अपना दांत पीसती है और अपनी मुट्ठी को बनाते हुए अपनी अपनी धन्नों के अंदर आकर के बैठ जाती है। सामने से लेफ्ट होने के बाद आशी अपनी गाड़ी को रोक देती है। पीछे से शाश्वत की भी गाड़ी आ रही थी, वो भी गाड़ी रुक जाती है। शाश्वत जो तुरंत ही अपनी गाड़ी से उतरता है और आशी की गाड़ी का दरवाज़ा खोल देता है। आशी जो निकलते हुए कहती है, मिनिस्टर नहीं हूँ मैं, इतने ज़्यादा खातिरदारी की आदत नहीं है मुझे। और ये बोल करके वो अपने हाथ से ही अपने धनों का दरवाज़ा बंद करती है। शाश्वत जो कहता है, आइए मैडम अंदर आइए। और ये बोल करके वो उसे एक बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर लेते जाता है, जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस लग रही थी। वो लोग उस बिल्डिंग के अंदर घुस पाते कि तभी दो लोग जो आशी के सामने अपना सिर झुकाने लगते हैं। वहीं काव्या भी अंदर आते हुए देखती है और कहती है, वाह, लखनऊ में इतना खूबसूरत। उसने वो आगे कुछ कहती है कि तभी आशी कहती है, ओवर रिएक्ट मत कर, चुपचाप से चल, मैं भी देखूं क्या नौटंकी कर रहे हैं। आशी को समझ आ रहा था कि इसमें ज़रूर कहीं ना कहीं आर्यांश का ही हाथ है। इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी और वो डायरेक्टली आर्यांश से इस बारे में बात करना चाहती थी। उसे शक हो गया था कि जो गाड़ी उसने देखी थी रोड पर, वो ज़रूर आर्यांश की ही गाड़ी थी, क्योंकि रोल्स रॉयस उसने मिनिस्टर के घर में भी देखा था, वो भी बिल्कुल वैसी ही। आशी जैसे ही अंदर आती है वो देखती है कि आसपास पूरी जगह एकदम से खाली है और कोई भी नहीं है वहाँ पर।
वो शाश्वत को थोड़ा घूरते हुए देखती है और कहती है, कौन सी जगह है ये? कि तभी शाश्वत जो उसे अंदर ले जाते हुए कहता है, आइए ना मैडम, आइए। अंदर बहुत ही ज़्यादा एंटीक पीसेस के सामान रखे हुए थे जो कि आसपास के माहौल को और ज़्यादा लग्जूरियस बना रहे थे। देखने में तो किसी 5 स्टार होटल की तरह लग रहा था। आज कि तभी उसकी नज़र सामने बैठे एक शख्स पर जाती है जो कि चेयर पर आराम से किसी राजा की तरह बैठे हुए थे। हर जगह वहाँ पर एंटीक टाइप के चेयर और टेबल रखे हुए थे जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई रेस्टोरेंट हो। शाश्वत जो अपनी जगह पर खड़े होते हुए आगे की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, मैम सर आपका वेट कर रहे हैं। आशी जैसे ही सामने आर्यांश को बैठा हुआ देखती है जो कि उसने अभी उनके पीछे से ही देखा था, मगर वो समझ गई थी कि ये आर्यांश के अलावा और कौन ही हो सकता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा रौब में जाती है और ठीक सामने आकर आर्यांश के बैठ जाती है, वो भी उन्हें बिना हेलो हाय बोले। वो चेयर को थोड़ा पीछे खिसकाते हुए आराम से बैठती है और बिल्कुल उन्हीं की तरह अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाते हुए कहती है, क्या ये सारे ड्रामा? और क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर? आर्याश जो उसे देखकर कहते हैं, हाय, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आने में? आशी जो आर्याश को घूर कर देखती है और कहती है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी हर प्रॉब्लम के रीजंस आप ही बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। आर्याश जो मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैंने भला क्या कर दिया? आशी जो कहती है, आप बिना कुछ किए ही बहुत कुछ करने लगे हैं और अब मेरी ये जो छठवीं इंद्रियां है ना, वो काम करना शुरू कर चुके हैं, तो प्लीज़ अब ड्रामा करने की तो ज़रूरत है ही नहीं। कि तभी 2 वेटर्स जो आते हुए आर्यांश और आशी को पहले ग्रीट करते हैं और अपना सर झुकाते हुए 2 कप कॉफ़ी उन लोगों के लिए रख के वहाँ से चले जाते हैं। आशी जो पहले उस प्यारे से कप को देखती है और फिर उस कॉफ़ी के डिज़ाइन को जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। आशी जो उसे देखकर एक बार आर्यांश को देखती है और फिर अपने कॉफ़ी के कप को उठाते हुए कहती है, तो आप मुझे यहाँ पर कॉफ़ी डेट पर लेकर आएँ? आर्यांश उसकी बात का कोई जवाब नहीं देते और बस अपनी निगाहें उस पर टिकाए हुए थे। आशी जो कहती है, कल हमारी इंगेजमेंट है और इतने दिनों में आपको कभी याद नहीं आया कि आपको मुझे कॉफ़ी पिलाना चाहिए। आज अचानक से कॉफ़ी का चुस्का क्यों चढ़ गया आपको? कॉफ़ी के लिए बुलाया ना? आर्यांश जो कहते हैं, कॉफ़ी पीने से पहले इतनी ज़्यादा बातें नहीं की जाती, कॉफ़ी टेस्ट करो। आशी जो आर्यांश को घूरती है और फिर कॉफ़ी को देखती है, उसे भी कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद थी जिसकी वजह से वो ज़्यादा देर खुद को वैसे भी कंट्रोल नहीं कर पाती और उसका गुस्सा उसकी कॉफ़ी आराम से ठीक कर दिया करती थी। वो जैसे ही एक सिप कॉफ़ी का लेती है, उसे ऐसा लगा था जैसे इससे बेहतर कॉफ़ी उसने आज तक पी ही ना हो। वो अपनी आंखें ज़ोर से बंद करते हुए कहती है, वाह। आर्यांश जो अपनी निगाहों से लगातार आशी को ऐसे देख रहे थे जैसे जैसे कोई शख्स अपनी फेवरेट बुक के चैप्टर्स को पढ़ रहा हो। वो उसे इतने गहराई से नोटिस कर रहे थे, मगर आशी को इस बारे में ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि आर्यांश की नज़र लगातार उसके चेहरे पर ही टिकी हुई है। तो एक सिप लेने के बाद कंट्रोल ही नहीं कर पाती और जब तक उसकी कॉफ़ी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो गई थी तब तक उसने अपने आसपास के माहौल पर ज़रा भी फोकस नहीं किया था और ना ही उसने आर्यांश से ज़रा भी बातें की थी। कॉफ़ी ख़त्म होने के बाद फाइनली वो कप रखती है। आर्यांश ने अभी कॉफ़ी पीना स्टार्ट भी नहीं किया था। आशी की नज़र अब आर्यांश की कॉफ़ी पर चली जाती है। आर्यांश अपने कप प्लेट को आशी की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, चाहो तो ये भी पी सकती हो। आशी जो पहले टेबल पर अपने दोनों हाथ को टिकाती है और आर्यांश की तरफ थोड़ा झुकते हुए कहती है, मैं दूसरों की चीज़ों पर नज़र नहीं डालती और वैसे भी आपका है तो आप खुद पीजिए। आर्यांश जो अपने शर्ट के स्लीव्स को ऊपर फोल्ड करते हुए आशी को देखते हुए कहते हैं, कैसा लगा? आशी जो अपनी आंखों को धीरे से बंद करते हुए बहुत ही किसी गहरी सोच में जाती है और फिर अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, बहुत अच्छा लगा। वैसे तो मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। और ये बोलते बोलते वो अपनी आंखें खोल लेती है और फिर आर्यांश को देखते हुए कहती है, मुझे तो लगा था कि आज मैं आपके साथ क्या ही करूँगी, लेकिन अभी मेरा मूड काफ़ी बेहतर कर दिया आपने। ट्रिक अच्छा है वैसे, कॉफ़ी पिला करके मेरे मूड को ठंडा कर दिया आपने। आशी जो लगातार बोले ही जा रही थी, आर्यांश जब उसकी बात ख़त्म होती है तो फिर उससे कहते हैं, मैं कॉफ़ी की बात नहीं कर रहा हूँ। और फिर वो चारों तरफ देखते हुए कहते हैं, मैं इस जगह की बात कर रहा हूँ। आशी जो चारों तरफ को देखते हुए कहती है, वैसे
मैं थी तो काफ़ी गुस्से में, लेकिन पसंद मुझे तब भी ये बहुत आया था। हाँ, वो पता लगा कि मैं रिएक्ट नहीं कर रही थी। अच्छा, ये बहुत बहुत ज़्यादा ही प्यारा है। वहीं दूसरी तरफ काव्या, जो अपने हाथ को एक स्ट्रेंजर से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि सामने खड़े शख्स ने, जो कि वो उससे काफ़ी ज़्यादा लंबा था, वो मास्क लगाया हुआ था और साथ ही हुडी पहना हुआ था। काव्या जो बार बार अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहती है, क्या बदतमीजी है ये, देखो मैं अपनी फ्रेंड आशी को बुला दूंगी, वो तुम्हारे सारे बत्तीसी तोड़ देगी। वहीं वो शख्स लगातार उसके हाथ को पकड़े हुए उसे अपनी तरफ खींचते जा रहा था और कहीं आगे की तरफ बढ़ रहा था। जब काव्या अपने हाथ को छुड़ा नहीं पाती, तो वो अपने हाथ में एक केतली, जो कि टेबल पर रखा हुआ था, उसे लेते हुए कहती है, मैं तुम्हारे सर पर मार के तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। कि तभी वो लड़का जो एक प्राइवेट एरिया में आ जाता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत एरिया था, पूरी तरह से वो गोल्डन चीज़ों से सजा हुआ था। और वो जगह जो पूरी गोल्डन लाइट से सजी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर सारी चीज़ें गोल्ड की ही हों। काव्या जो उसे देखकर एकदम से हैरान होते हुए कहती है, वाह, लखनऊ में इतनी खूबसूरत जगह भी थी, मुझे तो पता ही नहीं चला। वो जगह बिल्डिंग के अंदर ही थी। अब जाकर के वो लड़का अपने चेहरे से मास्क हटाता है और फिर अपने हुडी के कैप को पीछे करते हुए काव्या के कमर को जोर से पकड़ते हुए अपनी तरफ टर्न करते हुए कहता है, अब तुम्हारा फोकस मुझ पर नहीं है, हाँ? जैसे ही काव्या ये आवाज़ सुनती है और पीछे खड़े शख्स की तरफ देखती है, तब जाकर उसे समझ में आता है कि यह तो बदमाश वेदाक्षी है, जो सिर्फ उसे परेशान करके डराने की कोशिश कर रहा था। काव्या इतना ज़्यादा डर गई थी कि उसकी आंखें भी नम हो आई थी, मगर इस एरिया को देखते ही उसकी आंखें पूरी तरह चौंधिया जाती हैं। वेदाक्ष कहता है, चाहे कितना भी खूबसूरत नज़ारा क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारी निगाहें सिर्फ मुझ पर ही होनी चाहिए, समझ आई बात? काव्या की बात सुनकर भी वेदाक्ष जो वहाँ से जाते हुए कहता है, ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुमसे बात करूँ तो चला जाता हूँ मैं। और वो ये बहुत ही क्यूट वे में बोल रहा था और निराश होते हुए वहाँ से जाने लगता है। काव्या का दिल अब मानने को तैयार नहीं था कि इस तरह से वेदाक्ष उसे छोड़कर जा रहा है। काव्या जो वेदाक्ष से बात करना चाहती थी, वो वेदाक्ष को रोकते हुए कहती है, अच्छा सुनो तो। वेदाक्ष जैसे ये सुनता है, वो अपने हाथों का पंच बनाते हुए जोर से अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, यस, मुझे पता था कि तुम ज़रूर रोकोगी माय प्रिंसेस। और ये बोल करके वो जैसे ही काव्या की तरफ मुड़ता है, काव्या की आंखें नम हो आई थी। अचानक से काव्या को इस तरह देखकर वो थोड़ा हैरान होते हुए पूछता है, क्या वो सब ठीक तो है? काव्या जो पीछे जाते हुए कहती है, दूर रहो मुझसे, और आई थिंक तुम्हें मुझसे दूर ही रहना चाहिए। हम तो एक साथ नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते। और ये बोलते बोलते उसका गला भारी हो रहा था। वेदाक्ष कहता है, क्यों नहीं आ सकते? और वैसे भी अब भाभी भाई के एंगेजमेंट के बाद हम दोनों भी अपने रिश्ते की बात कर लेंगे घर वालों से। और ये बोलते बोलते वो एक बार आई विंक करता है। काव्या जो कहती है, तुम्हें क्या लगता है इस एंगेजमेंट के बाद आशी जो मिनिस्टर के साथ शादी कर लेगी? इतना नॉर्मल समझते हो तुम आशी को? पता नहीं, वो कुछ बहुत ही अलग चीज़ है जिसे मैं खुद नहीं समझ पाती। उसे किसी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है और मिनिस्टर के साथ उसकी शादी कभी नहीं हो सकती। जो भी तुम सोच रहे हो ना, वो कभी पूरा नहीं होगा। वेदाक्ष कहता है, मुझे पता है कि भाभी की क्या डिमांड है, यही ना कि वो बहुत बड़ा बिजनेस रन करना चाहती हैं, और तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, उनकी सारी डिमांड को पूरा करवा दूँगा। और वैसे भी भाई को अगर भाभी चाहिए होगी तो वो भाभी की हर डिमांड को कमांड समझ करके ज़रूर पूरा करेंगे और फिर भाभी मान जाएंगी, राइट? काव्या जो कहती है, वो नॉर्मल लड़कियों में से नहीं है। और कौन सी डिमांड की बात कर रहे हो तुम? तुम्हें कौन सी ख्वाहिश पता चल गई उसकी? और ये बिजनेस रन करने वाली बात, ये कैसे पता चली तुम्हें? वेदाक्ष कहता है, आई एम अ हैकर डूड, इतना हल्के में मत लो मुझे, सारी बातें पता चल जाती हैं मुझे, जो भी मैं पता लगाने की कोशिश करूँ। और ये बोलते बोलते वो काव्या की तरफ झुक जाता है। काव्या जो कहती है, कुछ नहीं पता है तुम्हें, कुछ भी नहीं पता है तुम्हें। आशी अपना बिजनेस रन करना चाहती, बात सच है, लेकिन वो ये शादी नहीं करेगी। वेदाक्ष कहता है, रिलैक्स काव्या, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आखिर आखिर कैसे नहीं करेंगी भाभी एक्सेप्ट? वेदाक्ष कहता है, तुम्हें पता है एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है आज भाभी के लिए, जिस सरप्राइज़ को देख करके ना भाभी कभी भी इस रिश्ते के लिए मना कर ही नहीं सकती। और ये मेरा ही दिमाग है। हाँ, वो बात अलग है कि भाई ने मुझे क्रेडिट नहीं दिया, लेकिन आइडिया मेरा ही था। काव्या जो पूछती है, कौन सा आइडिया?
वहीं दूसरी तरफ आर्यांश और आशी जो लगातार एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। आशी तो काफी नाराज थी, मगर आर्यांश के चेहरे पर एक शिकन नहीं थी। वो जैसा कि आर्यांश ने उससे चारों तरफ देखते हुए पूछा था, और वो आसपास की सारी एंटीक चीज़ों से लेकर के छोटी से छोटी चीज़ों की तारीफ किए जा रही थी। उसे वो माहौल बहुत ही अच्छा लगा था और साथ ही वहाँ की शांति आशी को बहुत पसंद आई थी। वो जब तारीफ करके पूरी तरह थक जाती है और अपनी बातें ख़त्म करती है तो आर्यांश उसकी तरफ टेबल पर हाथ रखते हुए थोड़ा सा झुकते हैं और कहते हैं, हाँ तो फाइनली अप्रूव्ड है ना तुम्हारी तरफ से। आशी जैसे ये सुनती है वो थोड़ा हैरान होते हुए पूछती है, क्या चीज़ अप्रूव्ड है? आर्यांश उससे कहते हैं, यही जहाँ पर तुम इस वक्त बैठी हो। आशी जो कहती है, ये चेयर? आर्यांश उससे कहते हैं, तुम्हारी सोच सिर्फ चेयर तक ही पहुँचती है। आशी जो कहती है, एक्सक्यूज़ मी, मेरे सोच पर तो आप जाइएगा मत। वो तो ऐसी ऐसी जगह पर पहुँच जाती है कि जहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते। वैसे किस बारे में बात करें, मैं अभी तक समझ नहीं पाई। आर्यांश एक तिरछा स्माइल करके कहते हैं, यही कहो ना कि तुम्हें समझ ही नहीं आ रही मेरी बात। मैं इस कैफ़े शॉप की बात कर रहा था, यानी कि इस पूरे रेस्टोरेंट की। वो पूरा बिल्डिंग जो 3 फ्लोर का था, जिसमें पार्टीशंस थे। नीचे की तरफ सिर्फ कैफ़े शॉप था, ऊपर रेस्टोरेंट था और उसके ऊपर क्लब वगैरह थे जहाँ पर लोग एंजॉय कर सकते थे। जैसे आशी ये सुनती है वो एकदम से चेयर से खड़े होते हुए कहती है, मुझसे क्यों पूछ रहा है ये कैफ़े शॉप कैसा है? और वैसे भी अच्छा ही है, यहाँ की कॉफ़ी अच्छी थी तो बस अच्छा है, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। आर्याश उसे रोकते हुए कहते हैं, तुम्हारे लिए ही है ये। आशी जैसे ये सुनती है वो पीछे मुड़ करके आर्यांश को देखते हुए कहती है, क्या? उसे तो अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हुआ था कि अभी अभी आर्यांश ने उससे फ्लो फ्लो में क्या कह दिया है। आर्यांश उसके तरफ अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहते हैं, एग्जैक्टली, तुम्हें ने कहा था ना कि तुम शादी तभी करोगी जब तुम एक बड़ा सा कैफ़े शॉप खोलोगी, तो मैंने सोचा कि क्यों तुम्हारे 2 साल में वेस्ट कराऊं। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। आशी जो कहती है, व्हाट? ये क्या क्या बोल क्या रहे हैं आप? आशी को अभी भी ज़रा सा भी विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या आर्यांश उससे इस तरह का भद्दा मजाक कर रहे हैं या फिर ये सब कुछ सच है। इतना बड़ा रेस्टोरेंट भला कोई किसी को गिफ्ट कैसे कर सकता है? आर्यांश जो अपने पीए की तरफ एक बार देखते हैं और उसे इशारे से बुलाते हैं। उनका पीए जो अपने हाथ में कुछ फाइल के डॉक्यूमेंट्स लेकर के आशी के सामने आता हुआ दिखाता है और उस डॉक्यूमेंट की पेपर को दिखाते हुए कहता है, मैम ये देखिए, ये इस पूरे रेस्टोरेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं। इस पर आपका नाम लिख दिया गया है मैम। बस आपको यहाँ पर साइन करना है, तो मतलब आप ये रेस्टोरेंट खुद एक्सेप्ट कर लेंगे और ये हमारे सर की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। आशी जैसे ही उस फाइल को अपने हाथ में लेती है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ती है तो एकदम से हैरान हो जाती है और तुरंत ही आर्यांश के सामने आ जाती है। आर्यांश जो उसको चेयर की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, आराम से बैठकर बात करते हैं। आशी जो उस फाइल को टेबल पर ऑलमोस्ट फेंकते हुए कहती है, समझ क्या रखा है मुझे और खरीदना चाहते हैं आप मुझे? मतलब मैंने खुद इतनी बड़ी गलती की थी आपको ये बता करके कि मेरा ये सपना है कि मैं बिजनेस रन करूं और अपना कैफ़े शॉप खड़ा करूं। मुझे ये कैफ़े शॉप किसी मोहलत में नहीं चाहिए, मुझे ये और आपका एहसान नहीं चाहिए। मुझे अपने लिए ये करना था, मुझे ये अपने लिए करना था। और अगर आपको लगता है कि आप ये गिफ्ट देकर के मुझसे शादी करने के बारे में सोच रहे हैं तो अब आप इसका ख्वाब छोड़ दीजिए। और हाँ, आइंदा से आशी राठौर को खरीदने के बारे में सोचिएगा भी मत, इतनी सस्ती कीमत नहीं है मेरी। बात वो चारों तरफ देखते हुए कहती है। उसका इशारा इस वक्त इसी कैफ़े शॉप पर था। ये बोल करके पूरे रौब में वहाँ से निकल जाती है। आर्यांश के साथ ही साथ वहाँ पर कुछ बॉडीगार्ड्स भी थे। आशी की तेज़ आवाज़ उन सारे बॉडीगार्ड्स के कान में पहुँच गई थी और उन सारे बॉडीगार्ड्स के दिल की धुक-धुकियाँ बढ़ चुकी थी। आइए जानते हैं अब क्या करेंगे आर्यांश और क्या था आशी के आगे का प्लानिंग। क्या वो शादी करने वाली थी या फिर नहीं? आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में। सुनते रहिए पोस्ट मैरिज विद मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।